First of all, you have to note down these 5 points. You can take the screenshot of these 5 points because you have to write it in your fair notebook. You have to add these 5 points in your notes, which I have sent you earlier. जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे उसमें यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के नाम से एक टॉपिक है, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स ऐड करेंगे. Okay, if you have taken the screenshot, then please raise your hand. In the last lecture, we have studied about the 3 points. First, I have explained about the uranium and what is radioactivity. मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी बताई थी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और इसके साथ साथ हमने यूरेनियम 235 इसको भी स्टडी किया था. यूरेनियम 235 को यूज किया जा रहा था किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट में. इसको मैंने आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम बनाया था. उस पावर प्लांट में हमने ये देखा था कि यूरेनियम 235 के रेडिएशन से, गामा रेडिएशन से जो एनर्जी निकल रही है उससे हम लोग वाटर बॉयल करते थे और वाटर बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस करते थे. हाई प्रेशर स्टीम जो है वो टरबाइन से जाकर के हिट करती थी, टरबाइन को स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन रोटेट करेगा. टरबाइन के रोटेशन से हमने उसके साथ में एक जनरेटर जोड़ रखे, तो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो उसके साथ जुड़ी शाफ्ट भी रोटेट करेगी और शाफ्ट के साथ में लगा हुआ है जनरेटर. तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. So this is the working of the nuclear power plant, which I have explained in the last lecture. Next is tracers. ये भी हमने डिस्कस किया था. कुछ आइसोटॉप्स हैं जिनको हम लोग ट्रेसर्स की तरह यूज करते हैं. क्या ट्रेस करने के लिए? कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स तो नहीं है या उसके अलावा ट्यूमर. इनकी लोकेशंस का पता लगाने के लिए हम लोग इन ट्रेसर्स का यूज करते हैं. और ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है सोडियम 24 को, और ट्यूमर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आर्सेनिक 74. तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये दोनों आइसोटॉप्स जो हैं, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं. सोडियम 24 जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, 11 प्रोटॉन होंगे और बाकी के 13 जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे. तो न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, तो इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है. ओके. और जिस जगह पर ब्लड क्लॉटिंग होगी वहां पर ये सोडियम जाकर के इकट्ठा हो जाएगा और वहां से फिर रेडिएशंस करेगा. वहां से रेडिएशंस करेगा तो हम गीगर काउंटर, एक डिवाइस होती है गीगर काउंटर, उस काउंटर की हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं. अब जहां से पार्टिकल्स बाहर आ रहे होंगे मतलब वहां पर सोडियम क्या हो चुके हैं? रुक चुके हैं वहां पर. किसके कारण से? ब्लड क्लॉटिंग के कारण से. आर्सेनिक 74 ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए काम में लिया जाता है. ह्यूमन बॉडी में अगर ट्यूमर का पता लगाना है भी किस जगह पर ट्यूमर है. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको बताया था. कोबाल्ट 60 के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है. किसका? कोबाल्ट का. कोबाल्ट 60 इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ द कोबाल्ट. कोबाल्ट मेटल होती है और ये रेडियो एक्टिव है, तो इसके अंदर से गामा रेडिएशंस निकलते हैं. ये रेडियो एक्टिव है तो ये स्प्लिट अप होता है. कुछ समय के बाद में ये स्प्लिट अप होगा, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस करेगा और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करने के बाद ये अपने अंदर से गामा रेडिएशंस निकालेगा. गामा रेडिएशंस which are electromagnetic waves of very high frequency, very high energy, or you can say that very high frequency. तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की गामा रेज होती हैं. उन गामा रेज को कैंसर सेल्स पर डाला जाता है और कैंसर सेल्स को क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है. तो इस तरह से ट्यूमर या कैंसर को खत्म करने के लिए हम रेडियोथेरेपी में इस कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ आयोडीन. ओके, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जिसमें लिखा गया है कौन से एलिमेंट का आइसोटॉप? आयोडीन. आयोडीन इज एन एलिमेंट और उसका आइसोटॉप है आयोडीन 131, जिसका मास नंबर 131 होता है. ये जो आयोडीन है इसको हम लोग यूज करते हैं थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में. थायराइड ग्लैंड
हमारी बॉडी में 6 और 7 ग्लैंड्स होती हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। हॉर्मोन्स आर द स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस विच कंट्रोल अवर मेटाबॉलिज्म। हमारी सेल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इन्हीं से कंट्रोल होता है। ओके अच्छा, जो थायराइड ग्लैंड है वो कभी कभार मेल फंक्शनिंग करती है, मतलब कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होती है और ये क्या करती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है? थायरोक्सिन हार्मोन का काम है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोसेसेस, जैसे कि सेल क्या करती है, सेल के अंदर वाटर आता है, वाटर बाहर जाता है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल के अंदर जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सेल के बाहर जाते हैं। तो ये सारी सेल प्रोसेसेस ही तो है। नया प्रोटीन बनता है, अगर कहीं से सेल डैमेज हो जाती है, अगर कहीं से सेल डैमेज हो जाती है तो उसको भी सही किया जाता है, नए प्रोटीन्स बनते हैं। सो दीज और आर सेल प्रोसेसेस, ये सेल प्रोसेसेस हैं और इन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है। ये मेटाबॉलिज्म जो कंट्रोल होता है वो किसकी हेल्प से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन व्हिच इज थायरोक्सिन हार्मोन। फॉर दैट थायराइड ग्लैंड यूजेस आयोडीन। उसके लिए थायराइड ग्लैंड को किसकी नीड होती है? आयोडीन की नीड होती है। तो आयोडीन हमें सॉल्ट से मिल जाता है, जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अंदर भी आयोडीन होता है कुछ क्वांटिटी में। लेकिन ज्यादातर आयोडीन की जो कंप्लीट होता है बॉडी में वो सॉल्ट की वजह से होता है। सॉल्ट के अंदर NaCl के अंदर आयोडीन भी थोड़ा बहुत मिक्स किया होता है। एनीवेज, ये जो थायराइड ग्लैंड है, अब कभी कभार ये क्या करती है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। ये सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसमें, जिसकी वजह से ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। अगर आयोडीन को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी तो सेल प्रोसेसेस सही तरह से नहीं होगी। हम थका हुआ महसूस करेंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, थकावट रहेगी, नींद आती रहेगी, तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और ये जो डिजीज होती है, इस डिजीज को क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। आपने इसको स्टडी किया होगा व्हाई डू वी फॉल इल में, व्हाई डू वी फॉल इल, उस चैप्टर में इसको स्टडी किया होगा आपने, गॉइटर। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन अगर पूरी कंप्लीटली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है और थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो चुकी है, तो इस कारण से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इस डिजीज को गॉइटर बोलते हैं। अच्छा, अब आयोडीन 131 का क्या काम होगा? आयोडीन 131 उस पेशेंट को दी जाएगी, उस पेशेंट को ऑरली या एक इंजेक्शन के थ्रू उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाएगी, जिससे हम ये देखेंगे कि उसकी थायराइड ग्लैंड जो है वो कितना आयोडीन एब्जॉर्ब करती है। अगर उसकी थायराइड, पेशेंट की थायराइड ग्लैंड ने आयोडीन एब्जॉर्ब किया तो आयोडीन उसके नेक में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर गीगर काउंटर लगा करके ये डिटेक्ट कर लेंगे कि उसने कितना आयोडीन क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी क्या है। ओके, अच्छा, इसको ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। आयोडीन की प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। हम जो भी फूड मटेरियल ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उस बैलेंस डाइट में किसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा? उसमें आयोडीन की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन कर सके और थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो। ओके, तो आयोडीन 131 को यूज किया जाएगा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को देखने में कि वो कितना आयोडीन एब्जॉर्ब कर रही है, और उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट करने के भी काम में आ सकता है ये आयोडीन 131। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव isotopes are used to detect leakage in the underground oil pipelines, gas pipelines and water pipelines। देखिए, किसी भी सिटी के अंदर आजकल जो सिटीज है उसमें जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं वो भी अंडरग्राउंड होती हैं, गैस पाइपलाइंस भी आजकल अंडरग्राउंड स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें अब हमें ये डिटेक्ट करना है कि कहां पर लीकेज हो रही है, कहां पर लीकेज हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पाइपलाइंस के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को डाल देंगे, जैसे कि आयोडीन को ही डाल देते हैं। अगर आयोडीन को इस पाइपलाइन के अंदर डाला जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये अंडरग्राउंड, यहां पर ये एक वाटर पाइपलाइन है,
ओके, इस तरह से। और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, उसको नहीं पता कि कहां पर लीकेज हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस जगह से ऐसा लीकेज हो रही थी, लीकेज होने की वजह से यहाँ पर जो गैस है वो बाहर आ रही है धीरे धीरे। तो ये पाइपलाइन तो कई किलोमीटर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक फैली हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसके अंदर जो भी मटेरियल फ्लो कर रहा है, अगर गैस पाइपलाइन है तो गैस फ्लो करेगी, पेट्रोलियम गैस। ऑयल पाइपलाइन है तो ऑयल फ्लो करेगा, वाटर पाइप है तो वाटर फ्लो करेगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर क्या किया, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डाल दिया। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई भी यहां पर जाएगा तो वाटर के साथ वो भी लीक होकर के बाहर आएगा, या ऑयल या गैस होगी तो उसके साथ उसकी भी लीकेज होगी, और वो भी इस जगह पर ऐसा फैलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गीगर काउंटर लगा करके फिर से क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि कहां से रेडिएशन आ रहे हैं। यहां से रेडिएशन आ रहे हैं मतलब कि यहाँ पर ये जो पाइपलाइन थी वो लीकेज कर रही थी, यहाँ से गैस, ऑयल या वाटर जो है वो लीक हो रहा था। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होती हैं उनमें अगर हमें लीकेज का पता करना होता है तो हम उन पाइपलाइंस के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को डाल देते हैं, और जहां पर लीकेज होगी वहां पर हमें कुछ रेडिएशन मिलेंगे, तो गीगर काउंटर से वो रेडिएशन हम लोग क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि कहां पर लीकेज हो रही है। सो दिस इज द यूज ऑफ द, दीज आर द यूजेस ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो ये 5 यूजेस आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज आइसोबार्स। Yes, the next topic is isobars. Isobars are the atoms of different elements. Atoms of different elements, but having same mass number. But having same mass number. आइसोटॉप में क्या था? अच्छा, इसको अगर आप इजी लैंग्वेज में याद करना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर होगा Z, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है। जो एटम्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आइसोटॉप में हमने लिखा था द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। वो एटम्स थे सेम एलिमेंट के, और उनका क्या, उनका मास नंबर अलग होता था। लेकिन यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर अलग होगा और क्या सेम होगा, जो मास नंबर है वो सेम होगा। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जेड की वैल्यू अलग आएगी, बट हैविंग द सेम मास नंबर। लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इनको किस लिए स्टडी किया गया, इनको पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए स्टडी किया गया कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कुछ एलिमेंट्स जो मिल रहे थे वो सेम मास के थे। अगर मास के ऑर्डर पर हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को लिखा, फिर हीलियम को लिखा, फिर लिथियम को लिखा, क्योंकि इनके मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कुछ एलिमेंट मिले जैसे कि नियोन, और एक एलिमेंट मिला सोडियम। इन दोनों के एटॉमिक, इन दोनों के जो मास नंबर थे, इन दोनों का जो मास था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिला, तो प्रॉब्लम यहां पर शुरू हो गई। इसी तरह से और भी कौन से एलिमेंट है, और भी 2-3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। कौन कौन सा, एक हम लोग आर्गन के बारे में बात कर सकते हैं, नेक्स्ट कैल्शियम के बारे में। तो ये 2 एलिमेंट्स भी जो हैं, इनके मासेस भी हमें क्या मिल सकते हैं, इनके मासेस भी सेम मिल सकते हैं। अगर इनके मासेस भी सेम मिल सकते हैं तो फिर इनको भी किस तरह से अरेंज किया जाएगा, कौन से एलिमेंट को पहले लिखें, कौन से एलिमेंट को बाद में लिखें। तो ये प्रॉब्लम तब आ रही थी जब पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पर बनाया जा रहा था। पीरियोडिक टेबल को किसके बेस पर बनाया जाता है, एटॉमिक मास के बेस पर बनाया जा रहा था। तो उस केस में इनको डिसाइड किया गया कि आइसोटॉप्स क्या होंगे, आइसोबार्स क्या होंगे। ओके, अब इसके एग्जांपल्स, अच्छा 2-3 एग्जांपल तो अभी मैंने लिख ही दिए, फिर भी और एग्जांपल्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसी का देखते हैं, आर्गन 18th एलिमेंट, मास नंबर इज 40। नेक्स्ट कैल्शियम 20th एलिमेंट एंड मास नंबर इज 40।
तो देख लीजिए इनका मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है तो इसका मतलब इनके न्यूक्लियॉन्स का नंबर इक्वल होगा। न्यूक्लियॉन्स का नंबर कैसा मिलेगा? इक्वल। अब मैं इसका न्यूक्लियस बना करके बताता हूं, हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। इसमें 18 प्रोटॉन्स होंगे और 22 न्यूट्रॉन्स होंगे, 18 प्रोटॉन एंड 22 न्यूट्रॉन्स। और कैल्शियम में हमें पता लग रहा है 20 प्रोटॉन है 20 न्यूट्रॉन है, माइनस कर लेंगे इसको, 40 माइनस 20, ये 40 माइनस 18 ही तो किया मैंने। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ आर्गन एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो रफली इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अगर सेम है तो इनके मासेस भी नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होंगे, रफली मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग बराबर मिलेंगे। तो आर्गन 18, आर्गन 40 एंड 20 Ca40, इनके जो मासेस हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेंगे। लेकिन इसको हम डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन में तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि विच आर हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम होने का मतलब है, मास नंबर सेम होने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका जो टोटल होगा वो इक्वल मिलेगा, तो ये इसमें लिखा जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। अब इसके बाद और एग्जांपल देखिए, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं आइसोबार के। आइसोबार का एक एग्जांपल हो सकता है ट्रीटियम एंड लाइट हीलियम, ट्रीटियम एंड लाइट हीलियम। फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने ये लिखा, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ आइसोबार, ये पहला पेयर है आइसोबार का। सेकंड पेयर में हम लिखेंगे 1h3। 1h3 हमें पता है हाइड्रोजन होता है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन होता है जिसका मास 3 यूनिट होता है। नेक्स्ट लाइट हीलियम 2he3। 2he3 जो हीलियम होता है वो तो 2he4 होता है, मतलब भी उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हीलियम की स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस हीलियम को हम लिखते हैं 2he4 और इन्हीं को अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है, यही होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन ये जो हीलियम है ये लाइट हीलियम है। लाइट हीलियम क्यों है? इसका मास तो कितना होगा? इसका मास तो 4 यूनिट होगा, लेकिन अगर इसमें से एक न्यूट्रॉन कम है, प्रोटॉन तो 2 है ना, प्रोटॉन 2 है तो हम हीलियम तो इसको बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन इसका मास नंबर 3 लिखा जाएगा बिकॉज इट इज हैविंग 3 न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन। तो इसमें 2 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 3 है, तो यहां पर मैंने मास नंबर 3 लिखा। सो दिस इज कॉल्ड लाइट हीलियम। इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 3 यूनिट। और ये वाली जो हीलियम होगी इसका मास कितना होता है? इसका मास अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट के आसपास होता है। ओके, तो ये भी आइसोबार्स का एक पेयर है 1h3। 1h3 की स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन 2 होंगे। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रीटियम, ये ट्रीटियम का न्यूक्लियस है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोबार। और एग्जांपल देखिए, अभी मैंने आपको सोडियम और नियोन का एग्जांपल बताया था, तो वो भी लिख सकते हैं। नियोन, नियोन इज द 10th एलिमेंट, सो इट इज 10Ne22। रेडियो एक्टिव नियोन है ये रेडियो एक्टिव नियोन है जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, वैसे न्यूट्रॉन्स 20 होते हैं नियोन के अंदर। सो दिस इज रेडियो एक्टिव नियोन। नेक्स्ट इज सोडियम, दिस इज द सोडियम न्यूक्लियस 11Na22। इसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 22 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 22 है। इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो आंसर है इट इज हैविंग 10 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। इसमें 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन्स है, तो इसका मास नंबर कितना बनेगा? मास नंबर 22 होगा। इसी तरह से सोडियम, जो सोडियम है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन्स एंड 11 न्यूट्रॉन्स, तो अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर 22। तो फिर से ये आइसोबार का पेयर बन गया। दिस इज रेडियो एक्टिव नियोन एंड दिस इज सोडियम। दोनों के मास नंबर सेम है लेकिन दोनों अलग अलग एलिमेंट है। इसमें 10 प्रोटॉन है, उसमें 11 प्रोटॉन है। सो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स, और यही हमने डेफिनेशन में लिखा है। फोर्थ, एक और इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका आइसोबार का। दैट एग्जांपल इज
कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन 6C14। जो 6C12 होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, वो किसी भी तरह के रेडिएशंस नहीं करता। और ये नाइट्रोजन 7N14। तो दोनों के मास नंबर फिर से सेम है। इसमें क्या होगा, इस कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। और ये जो नाइट्रोजन है इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 14। तो ये भी आइसोबार का पेयर है। इट इज रेडियो एक्टिव कार्बन। ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर थोड़ा ज्यादा है, 2 न्यूट्रॉन इसमें ज्यादा है। तो ये न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, फिर वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बन नेक्स्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाएगा तो आप समझ आइए प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया ना। जैसे इसमें 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, तो ये जो न्यूट्रॉन था ये न्यूट्रॉन किस में बदल गया, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिखते हैं 7 न्यूट्रॉन्स प्लस 1 न्यूट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ये वाला जो न्यूट्रॉन है यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अब 7 प्रोटॉन वाले को क्या बोलते हैं, 7 प्रोटॉन वाले को नाइट्रोजन बोलते हैं। तो एलिमेंट इसी तरह से तो चेंज होते हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके। इसको बीटा डीके बोलते हैं। बीटा पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना। और ये न्यूट्रॉन क्या होता है एक्चुअल में, इसको ऐसा स्टडी किया जाता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है, चलो इसी को एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं। इस कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये जो 8 न्यूट्रॉन्स हैं ये एक्चुअल में न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन किससे बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना है। अगर यहां से इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया तो ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और फिर ये 6 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, टोटल कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 7 प्रोटॉन, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ऐसा कन्वर्ट होते रहते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है। इसी की वजह से न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। न्यूक्लियर फोर्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स है। और वो इसी प्रोसेस के कारण काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ऐसा कन्वर्ट होते रहते हैं। एनीवेज ये आप लोग स्टडी करेंगे। अगर आप साइंस लेंगे तो 12th क्लास में पूरा चैप्टर आता है न्यूक्लियस के ऊपर, फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में न्यूक्लियस नाम से पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम रेडियो एक्टिविटी को ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियस किस तरह से चेंज होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे चेंज होता है। ओके, अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक बचेगा, वो होगा एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करेंगे, इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास किस रीजन से, किस वजह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि हमने अभी स्टडी किया था आइसोटॉप्स को। तो नेचर के अंदर क्या होगा, एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स मिलेंगे, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेंगे, आइसोटॉप्स मिलेंगे। तो उसके बेसिस पर, अच्छा, और उनका परसेंटेज भी अलग अलग होगा, उनका परसेंटेज भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास। देखिए जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं है, जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स नहीं मिलते, उनका मास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। उनका मास क्या कर सकते हैं, उनका मास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि हीलियम का जो आइसोटॉप है वो 2He3 सिर्फ उस केस में मिलता है जब हम ट्रिटियम को बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो वो ट्रिटियम कुछ समय के बाद में हीलियम 2He3 में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज ये 2He4 की फॉर्म में ही मिलेगा आपको,
और उसका हम लोग मास कितना लिख देते हैं, 4 यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि उस हीलियम में हमें पता है कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4 है, तो इसके बेसिस पर हम इसका मास 4 यूनिट लिख देते हैं, एक एटम का मास, इसके न्यूक्लियस का मास। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब सेम एलिमेंट के आइसोटॉप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मैंने 100 ग्राम क्लोरीन गैस ली, 100 ग्राम क्लोरीन गैस, 100 ग्राम क्लोरीन गैस लूंगा ना, तो उसमें मुझे क्या देखने को मिलता है कि 75 ग्राम वाली कौन सी क्लोरीन है, 75 ग्राम जो है वो क्लोरीन है 17Cl35। ऐसी क्लोरीन जिसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसका मास नंबर 35 है। और 25 ग्राम कौन सी क्लोरीन मिलती है, 25 ग्राम क्लोरीन मिलती है 17Cl37, 37, 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। तो जब मैं क्लोरीन का सैंपल लेता हूं, जब मैं 100 ग्राम क्लोरीन का सैंपल लेता हूं, तो 100 ग्राम क्लोरीन में 75 ग्राम क्लोरीन ये वाला होता है और 25 ग्राम क्लोरीन ये वाला मिलता है। तो अब हम मास कौन से वाला लेंगे, तो ये जो पूरा मैंने सैंपल लिया, इसमें हम क्लोरीन का मास क्या कंसीडर करके चलेंगे, 35 या 37? तो आंसर है आपको दोनों रेशो, दोनों को लिखना पड़ेगा। 75% ये है, 25% ये है, तो परसेंटेज के बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैंने किसी भी अगर मैंने क्लोरीन गैस का 100% सैंपल लिया है, मैं इस ग्राम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं। जो भी मैंने सैंपल लिया, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, जितनी भी क्लोरीन गैस ली, मैंने उस सैंपल को कितना बोल दिया, 100% क्लोरीन गैस। अब 100% क्लोरीन गैस में से 75% क्लोरीन कौन से वाली मिलती है, 17Cl35, और 25% क्लोरीन कौन सी मिलती है, 17Cl37। अब आपने जो सैंपल लिया था उसमें 75% ये क्लोरीन है और 25% ये वाली क्लोरीन है। तो अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कौन सी, एवरेज एटॉमिक मास की। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, उस मेथड के बेसिस पर फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे। सो हियर आई विल राइट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, Cl का एटॉमिक मास क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे 35 यूनिट वाली, जिसका मास 35 यूनिट है वो कितने परसेंट है, तो आंसर है वो 75% है, प्लस जिसका मास 37 है, 37 यूनिट क्लोरीन है, वो कितने परसेंट है, तो आंसर है वो है 25%। वो कितने परसेंट है, 25%। ओके, तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। इसको सॉल्व करना बस अभी क्या लिख सकते हैं इसको, 35 इंटू 75/100, नेक्स्ट 37 इंटू 25/100, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये 5 से कैंसिल हो सकता है, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा इज 100, सो इट विल बी 3/4। और ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और डिवाइड में 4 आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 35 इंटू 75/100 को लिख सकते हैं 3/4, प्लस 37 इंटू 25/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब इसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इट विल बी, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105 डिवाइड बाय 4, प्लस 37 डिवाइड बाय 4, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 आएगा और ये हो जाएगा 105 प्लस 37। देख लीजिए ये कैलकुलेशन, एलसीएम आएगा तो 105 प्लस 37 हो जाएगा और 105 प्लस 37 इज 142। इसको ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमें रिजल्ट मिलेगा 142 डिवाइड बाय 4 और 142 डिवाइड बाय 4 इट विल बी 35.5, 35.5।
5 यूनिट। तो क्लोरीन का जो मास है वो 35 यूनिट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप जो भी सैंपल लेंगे उसमें 75% ये वाली क्लोरीन होगी और 25% ये वाली क्लोरीन होगी। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना लिखा जाएगा? जब भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे क्लोरीन के, तो उसमें एवरेज एटॉमिक मास कितना लिखते हैं? 35.5 लिखते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट किया था। तो मॉलिक्यूलर मासेस के क्वेश्चन में आपको क्लोरीन का मास कितना गिवन होता था? क्वेश्चन में 35.5 ही गिवन होता था क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। देख लीजिए 35 यूनिट वाला 70% है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला ये रहेगा कि पहले आपको लिखना है एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटॉप। फर्स्ट आइसोटॉप का एटॉमिक मास है 35 और वो कितने परसेंट है, तो उसकी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से फिर आपको लिखना है प्लस लगा करके सेकंड आइसोटॉप का एटॉमिक मास। सेकंड आइसोटॉप का जो एटॉमिक मास है फिर उसके मल्टीप्लाई में उसका परसेंटेज कर देंगे। अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, तो अगर मैं हाइड्रोजन का सैंपल लेता हूं, अगर मैंने 100% हाइड्रोजन गैस ली है, तो उस केस में 99% कौन से वाली होगी? 99.9% ये होगा 1H1। इसमें कौन सी हाइड्रोजन होगी? 1H1। और 0.01% कौन सा होगा? तो आंसर है 1H2, ड्यूटेरियम वाला होगा। तो ये परसेंटेज रहता है, अप्रोक्सीमेटली ये होता है। 0.001 भी हो सकता है, नो डाउट। तो अगर मैं हाइड्रोजन का एक सैंपल लेता हूं जिसमें 100% सैंपल में 99.9% ये हाइड्रोजन है और 0.01% ये ड्यूटेरियम है, तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या लिखेंगे? पहले फर्स्ट आइसोटॉप का मास बताएंगे 1 यूनिट, इसका मास है 1 यूनिट, तो यहां लिखेंगे 1 इंटू में 99.9% प्लस फिर दूसरे वाला आइसोटॉप का मास कितना है? 2 यूनिट, इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियन देख लो कितने हैं? 2 है, तो यहां पर लिखा जाएगा 2 इंटू 0.01%। सॉल्व कर लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 1.01 के आसपास आएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द एवरेज एटॉमिक मास। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। चैप्टर कंप्लीट है ये, बस इसकी एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में वो खत्म हो जाएगी। और नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो वो आप लिख लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं ब्रोमीन के लिए। Bromine has 2 isotopes, or you can say that bromine is found in the nature. Bromine has 2 isotopes. 2 आइसोटोप होते हैं और उनका मैं आपको सिंबल बता देता हूं क्या होगा। 35Br79, फर्स्ट वन इज 35Br79। नेक्स्ट, ये तो 35 ही होगा और न्यूट्रॉन्स का नंबर थोड़ा सा अलग होगा, 80 या 81 के आसपास होगा, 81 है। और इनका परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका अबंडेंस क्या रहेगा, परसेंटेज क्या रहेगा। 35Br81, if the abundance of 35Br79 is 49.7%,